हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। वेडनेसडे को हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक एज या ऋग वैदिक एज भी जिसे कहते हैं। उस लेक्चर की शुरुआत मैंने की थी इस मीम से, जहां हमने देखा था कि कैसे हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर करते हैं शर्मा जी के बेटे के साथ या शर्मा जी की बेटी के साथ। और मैंने इसी के साथ लिंक करके आपको बताया था कि उसी तरह हमें भी कंपैरेटिव एनालिसिस करनी चाहिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसका मतलब हमें प्रीवियस पीरियड से करंट पीरियड को लिंक करना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसको भी कंपेयर करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम ऋग वैदिक एज पढ़ रहे हैं तो उसे हमें कंपेयर करना चाहिए विथ लेटर वैदिक एज एंड द एज दैट विल कम लेटर ऑन और द वन दैट कम्स बिफोर दैट। ओके, और उसके साथ हमें कंपेयर इससे भी करना चाहिए कि करेंटली सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके साथ। उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखाए थे, बोथ प्रीलिम्स और मेंस के। पर लेट मी शो यू समथिंग एल्स नाउ। अभी सैटरडे को ही GS1 के मेंस का पेपर 1 हुआ था, जिसमें पहला क्वेश्चन था ये, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। 10 मार्क का क्वेश्चन था ये, आपको 150 वर्ड्स में लिखना था ये आंसर। अब इससे भी प्रूव होता है कि कंपैरेटिव एनालिसिस चाहता है यूपीएससी हमसे। एंड डोंट वरी, इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। विल सी कि क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या कंटेंट होना चाहिए, और उस कंटेंट को हम यहां पे पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स हम इसको लिंक भी करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर यानी अर्ली वैदिक लेक्चर के साथ। तो आप सोचिए, अगर यूट्यूब पे ही पढ़कर आपको इतना कुछ कंटेंट मिल रहा है जिससे आपके मेंस के आंसर्स भी सॉल्व हो रहे हैं, तो हाउ गुड इज इट। एंड इमेजिन अगर आप अनअकैडमी के पेड क्लासेस में जाते हैं तो क्या क्या मिलने वाला है आपको। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है देन लेट मी शेयर विद यू कि यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन अब 24,999 में जस्ट मिलने वाला है, अगर आप मेरा कोड ARU50 यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते टाइम। ओके, उसके साथ लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो लास्ट लाइव बैच है 2025 के लिए, दैट इज पाथवे, जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो शुरू होने वाला है 25 सितंबर से। यहां पर भी आप मेरा कोड ARU50 यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि 2025 और 2026 के लिए हमारा लिबर्टी बैच जो कंप्लीटली इंग्लिश बैच है, एक पाथवे बैच जो इंग्लिश बैच, और आरंभ बैच जो इंग्लिश बैच में है। अगेन इन सारे बैचेस को आप देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपको लेना है देन यू कैन यूज माय कोड ARU50 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड देयर इज ऑल्सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको लाइव मेंटरशिप मिलता है। ऑफलाइन जो हमारे सेंटर्स है वहां के रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलते हैं, डेली आंसर राइटिंग है, 20 GS की बुक्स आपको मिलती है PDF फॉर्मेट में, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, डेली कंटेंट मिलता है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। एंड सिर्फ GS की प्रिपरेशन से तो होने वाला है नहीं, आपको करना पड़ेगा ऑप्शनल का प्रिपरेशन भी, सो दैट यू गेट अ रैंक। उसके लिए हमारे ऑप्शनल के कोर्सेस आज से, दैट इज 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, और हिस्ट्री के एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। ओके, उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे भी ऑप्शनल कोर्सेज हैं जो अभी चल रहे हैं, जिनमें आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। यू कैन यूज माय कोड ARU50 अगेन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 साल 3 साल, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर अनअकैडमी अश्योर, जहां पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है देन आपको फुल्ली पेड ऑनलाइन QEP मिलता है मेंस के लिए। मेंस अगर क्लियर करते हैं देन फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है देन 100% रिफंड मिलता है आपको आपके फीस पे। ओके, सो दीज आर द benefits that you get from CSE Assure, and again you can use my code ARU50 when you take the subscription. Now let's move ahead. लेट मी टेल यू कि पहले हमने अर्ली वैदिक एज या ऋग वैदिक एज वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था कि ये नाम कहाँ से और क्यों ऋग वैदिक एज क्यों है। उसके बाद हमने देखा था आर्यंस कौन है। उसके बाद आर्यंस कहाँ से आए हैं उसके बारे में 3 थ्योरीज हमने देखी थी। फिर डिविजन्स की लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, 2 पीरियड्स है, उसके बारे में हमने देखा था। एक्सटेंट हमने मैप में देखा था कि कहाँ तक फैला था ये वैदिक एज। ओके, फिर ऋग्वेदिक कल्चर को हमने देखा था, वहाँ की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी और रिलीजन के बारे में हमने देखा था। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे अगेन कि वाई द नेम लेटर वैदिक एज, ये नाम कहाँ से आया। फिर डिविजन्स को हम देखेंगे, वही अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो मैं फिर से आपको यहाँ पे दोहराने वाला हूँ। एक्सटेंट हम देखेंगे मैप के फॉर्म में, और उसके बाद लेटर वैदिक कल्चर के बारे में हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। हम सोसाइटी देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, रिलीजन देखेंगे, और जो मेंस का PYQ मैंने आपको दिखाया था
उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि क्या कंटेंट बन सकता था उसमें। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो पहले तो ये नाम कहाँ से आया, लेटर वैदिक एज नाम कहाँ से है? तो लेटर वैदिक एज अगर हम पहले देखें तो डिवीजन है ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज। ओके, इसमें भी 1500 से 1000 BCE जो है वो है ऋग्वेदिक एज। अब ऋग्वेदिक एज क्यों है? क्योंकि इसी समय में ऋग्वेद की कॉम्पोजिशन हुई थी। ओके, ऋग्वेद की कॉम्पोजिशन इसी समय हुई थी, इसलिए ये ऋग्वेदिक एज है। इसे अर्ली वैदिक एज भी कहा जाता है। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज द अर्ली वैदिक एज। अब आते हैं लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, पहले तो टाइम पीरियड देखते हैं। 1000 से 500 BCE के बीच था लेटर वैदिक पीरियड। अगेन जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि ये वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि 500 के टाइम खत्म हो गया। कुछ किताबों में आपको 600 भी मिलेगा, कुछ में आपको 400 भी मिलेगा। तो क्योंकि ऐसा है कि कुछ समय शायद 400 या 500 या 600 में ऐसा था कि लेटर वैदिक एज कुछ कुछ एरियाज में था, कुछ कुछ एरियाज में खत्म हो गया था। तो दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज नॉट अ सिंगल ईयर कि इस ईयर से खत्म हो गया था लेटर वैदिक एज। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब लेटर वैदिक एज नाम क्यों है, ये कहां से आया? तो ऋग्वेद क्योंकि कंपोज हुआ था इस टाइम पे, इसलिए वो ऋग्वेद था। यहां पे 3 और वेद आए। ओके, तो क्या थे वो थे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, पार्डन माय हैंडराइटिंग, अथर्ववेद। तो ये चारों मिलके बन गए वेद। ओके, सो दीज आर द वेद्स। 4 वेद हैं, हमने बहुत बचपन से ही इसके बारे में सुना है, लेकिन कब बना था, व्हेन वेर दे कंपोज? तो अर्ली वैदिक एज के टाइम, ऋग्वेदिक एज के टाइम बेसिकली ऋग्वेद बना था। उसके बाद कंपोज हुए यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन द लेटर वैदिक एज। क्योंकि ये लेटर वेद्स है इसलिए इसको लेटर वैदिक एज कहा जाता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि नाम कहां से आया, ऋग्वेदिक एज क्यों है, लेटर वैदिक एज क्यों है। ओके, नाउ लेट मी इरेज एवरीथिंग। जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है सब हटा देता हूं। अब मैं आपको जो बोलने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्योंकि अब जो मैं बोलूंगा ये आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा अबाउट द वैदिक एज। ओके, इट विल क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग। फाइन, तो मैं 2 वर्ड्स लिखने वाला हूं। इन 2 वर्ड्स को अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा। पहला है सिंपल, ओके, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। अब ये 2 वर्ड्स क्या है? तो जब भी हम ऋग्वेदिक एज या अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे या सोचेंगे, हमें बस याद रखना है सिंपल। क्या सिंपल? वेट, होल्ड योर हॉर्सेस, बताता हूं। लेटर वैदिक एज के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे या सोचेंगे, हम ध्यान में रखेंगे कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? आई विल टेल यू नाउ। तो सिंपल, सिंपल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सिंपल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ऋग्वेदिक एज बहुत ही सिंपल टाइम था। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत ही सिंपल इकोनॉमी। इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, बहुत ही सिंपल सोसाइटी। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, बहुत ही सिंपल पॉलिटिकल सिस्टम। इन टर्म्स ऑफ रिलीजन ऑल्सो, बहुत ही सिंपल रिलीजन हुआ करता था। तो वही है ऋग्वेदिक एज, जब सब कुछ सिंपल हुआ करता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े टूवर्ड्स द लेटर वैदिक एज, तब क्या हुआ? तब चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगी। जो इकोनॉमी थी वो कॉम्प्लेक्स होने लगी, जो सोसाइटी थी वो भी कॉम्प्लेक्स होने लगी, और फिर जो पॉलिटिकल सेटअप था वो भी कॉम्प्लेक्स होने लगा, एंड फाइनली द रिलीजन ऑल्सो बिकेम कॉम्प्लेक्स। बस इतना ही याद रखना है आपको कि ऋग्वेदिक एज जो है वो सिंपल है एंड लेटर वैदिक एज कॉम्प्लेक्स है। अब हम इसके डिटेल्स में जाएंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है, और अंत में बिफोर आई टेल यू द PYQ जो हमने मेंस में देखा है सैटरडे को, उससे पहले हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स भी करेंगे, जहां पे टेबल पे मैंने एक साइड में ऋग्वेदिक एज और एक साइड में लेटर वैदिक एज दिया है, और मैंने कंपेयर किया है हर एस्पेक्ट को, सोसाइटी हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, रिलीजन हो, इकोनॉमी हो, सब कुछ। ओके, पर सबसे पहले हम एक बार एक एक करके लेटर वैदिक एज के फीचर्स को देख लेंगे, उसके बाद ही हम कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो ये है मैप।
ये मैप है दोनों का, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज दोनों का। अगर आप यहां पर देखें तो ये जो एरिया है ये बताता है कि अर्ली वैदिक एज कहां पे था। ओके, सो दिस इज अबाउट अर्ली वैदिक एज। और ये जो एरिया है ये है लेटर वैदिक एज। ओके, नाउ इसी मैप से बहुत कुछ हमें समझ में आ जाएगा। तो इस मैप को हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे चीजें बदलने लगी। अगर हम अर्ली वैदिक एज का एक्सटेंट देखें तो वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। तो वहां पे जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पे अर्ली वैदिक एज भी उसी के आसपास होने लगी। तो यहाँ पे क्या था कि ये बहुत ही फर्टाइल लैंड नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, लोग पेस्टोरल थे, पशुपालन करते थे वहां पे, ठीक है। तो अब जब पशुपालन करते थे तो वहीं से उनका गुजारा चलता था। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है, वो गाय होने वाली है। तो कैसे पता चलता था कि कोई कितना अमीर है? जिनके पास जितना ज्यादा गाय वो उतना अमीर। अगर आपके पास 10 गाय है तो आप अमीर, और अगर मेरे पास एक ही गाय है तो मैं गरीब। तो बस यही था उनका इकोनॉमी, ठीक है। अब क्योंकि पशु बेसिकली गाय जो है सबसे इंपॉर्टेंट था वहां पे, तो वहां पे फाइट्स जो होती थी, बेसिकली वॉर्स जो होती थी, वो होती थी गायों के लिए। तो कोई दूसरा कबीला या ट्राइब आके क्या करता था कि यहाँ के गाय चुरा के ले जाता था, एंड दिस ट्राइब विल गो फाइट विद देम। तो इसी वजह से फाइट हुआ करता था, क्योंकि सबसे बड़ा वेल्थ ही उस टाइम पे था काऊ या गाय, ठीक है। समझ में आया इकोनॉमी के बारे में। और उस टाइम एक चीफ हुआ करता था, ट्राइबल चीफ, जिसको हेरिडिटरी तो इन अ वे कभी कभी था, लेकिन मोस्टली उसको सिलेक्ट किया जाता था। सिलेक्ट कौन करते थे? कुछ असेंबलीज थी, हमने देखा था सभा, समिति, गण, विधाता, इनके बारे में देखा था। तो वो सिलेक्ट करते थे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी अर्ली वैदिक टाइम्स में। फाइन, सो थोड़ा बहुत पॉलिटी के बारे में भी सीख लिया हमने। तो ट्राइबल चीफ जो था उसको राजन कहा जाता था या गोपति। अब आप देखेंगे अर्ली वैदिक एज में काफी सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो गो से स्टार्ट होते हैं। जी ओ गो। गो का मतलब है बेसिकली ये गाय से रिलेटेड है, रिलेटेड टू काउस। तो इसलिए वो गो से, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज काउ, राइट। तो इसलिए एनीथिंग दैट इज देयर विल बी रिलेटेड टू दिस ओनली। फाइन, समझ में आ गया ये। फिर हम देखते हैं कि सोसाइटी कैसी थी। अब सोसाइटी में आई कम टू द कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम, तो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी उसको नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अदरवाइज द सोसाइटी वाज वेरी इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मतलब क्या? लोग ऑलमोस्ट इक्वल्स ही हुआ करते थे, ऊंच नीच थी नहीं उसमें, ठीक है। एंड जो महिलाओं का स्तर था, द पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, दैट वाज गुड। ये जो असेंबलीज के बारे में बोला मैंने अभी, सभा, समिति, विधाता, गण, तो वुमेन को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। वो डिसीजन ले सकते थे, वो अपना कंसर्न्स बता सकते थे इन असेंबलीज में। तो दे हैड अ वेरी गुड पोजीशन। पर ऐसा नहीं है कि उस समय में स्लेवरी नहीं होती थी, स्लेवरी थी, एंड विमेन वेर ऑल्सो एक्सचेंज्ड एज स्लेव्स उस टाइम पे भी। बट अदरवाइज जनरली विमेन की पोजीशन बहुत अच्छी थी वहाँ पे, जो लेटर वैदिक टाइम्स में धीरे धीरे खराब होने लगी, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो यही था। उसके बाद जब धीरे धीरे ये मूव करने लगे, आप मैप में देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे अर्ली वैदिक एज है, धीरे धीरे यहाँ मूव हुए और ये लेटर वैदिक एज में यहाँ पे ये लोग सेटल होने लगे, आर्यंस। तो लेटर वैदिक एज में जब यहाँ आए तो इन्हें मिला एक बहुत ही फर्टाइल लैंड। अब क्योंकि फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है। तो जब इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तो पशुपालन उनके लिए प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रहा। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। तो अब लेटर वैदिक पीरियड में आके क्या हुआ कि पहले पशुपालन जब करते थे उनका कोई फिक्स्ड एरिया नहीं था, क्योंकि पशुपालन के लिए दे हैव टू लुक फॉर ग्रीन ग्रास पैस्चर्स, यहां से वहां घूमते थे एक एरिया से। अब क्योंकि यहाँ इनके पास फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो ये सेटल डाउन होने लगे, एक ही जगह में रहने लगे। तो यहाँ पे एक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आ गया कि मैं इस इलाके में रहता हूँ, मेरा कबीला इस इलाके में रहता है, तो ये जो पूरी टेरिटरी है ये हमारी है,
यहाँ पे अब भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, पर जो लोग मिलते थे, जो काफ़ी सारे ग्रुप्स थे, तो उनको ऐसा था कि पूरा क्लैन मिलके एक ग्रुप होता था एंड दैट ग्रुप हैड एक पूरा प्रॉपर्टी, तो ये हमारे क्लैन का प्रॉपर्टी है, वैसा था। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि ये हाउस होल्ड जैसा आज होता है ना, ये हमारे घर की ज़मीन है या वैसा कुछ, वो कॉन्सेप्ट नहीं था तब भी। पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटी ज़रूर है कि ये हमारा इलाका है। फाइन, सो दैट इज़ देयर। तो यहाँ पे आके हमने क्या देखा कि अभी क्योंकि ये लोग इंडो गैंजेटिक प्लेन में आ गए हैं, तो एलुवियल सॉइल इनको मिलने लगा है, तो यहाँ पे इनकी खेती अच्छी होने लगी। एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अर्ली वैदिक टाइम्स में ये जो राजन था ना, तो उसका बेसिकली काम यही था कि वो प्रोटेक्ट करे अपने ट्राइब को और अपने ट्राइब के पशुओं को, बेसिकली कैटल को, तो वो उसका प्राइमरी काम था। और क्योंकि इनके पास सरप्लस नहीं हुआ करता था, सरप्लस कब होता है? जब आप एग्रीकल्चर करते हैं। सरप्लस क्योंकि नहीं था, तो इसलिए वहां पे टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक टैक्स के बारे में हम देखते हैं, वहां पे वॉलंटरी टैक्स या कंट्रीब्यूशन है, उसको बलि कहते हैं। तो वो वॉलंटरी था। अगर मुझे मन किया, अगर मैं खुश हूं राजन से, जो मेरा ट्राइबल चीफ है, गोपति है, अगर मैं उनसे खुश हूं तो मैं उनको देता हूं बलि। बेसिकली वो एक कंट्रीब्यूशन है, वॉलंटरी टैक्स है। पर अभी जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, तो ये बन जाता है बहुत ही कंपल्सरी, मैंडेटरी, कि टैक्स देना ही पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपके पास एग्रीकल्चर है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर करने लगे हैं, आपके पास एक टेरिटरी है, तो इसका मतलब आपके पास सरप्लस गेहूं है, आपके पास राइस है जो सरप्लस है, और अगर सरप्लस है तो आपको मैंडेटरीली उसको राजन को देना पड़ेगा या आपके चीफ को देना पड़ेगा। और अब जो ये राजन है वो बन गया हेरिडिटरी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पहले ऐसा नहीं था, पर अब ऐसा हो गया है। और अब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो राजा जो है आपकी रक्षा कर रहा है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। अर्ली वैदिक टाइम्स में कुछ ऐसा नहीं था कि आपके पास एक आर्मी है। नो स्टैंडिंग आर्मी वाज देयर। जब ये पशुओं को लेके इनकी जो वॉर्स बैटल्स होती थी, तो उनमें ट्राइब्स में जो लोग थे, बेसिकली आपके कबीले में जो फिट लोग थे, वही लोग जाते थे इस वॉर में। तो यहां पे लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, यहां पर भी लेकिन हम ऑल्दो द पोजीशन ऑफ ये जो राजन था वो बहुत स्ट्रांग है, पर उसके पास स्टैंडिंग आर्मी अब भी नहीं है। अब भी अगर टेरिटोरी को प्रोटेक्ट करना है, तो जो उस राज्य में, बेसिकली जो उस इलाके में लोग रहते हैं, राज्य का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, तो उस इलाके में अगर जो लोग रहते हैं, जो स्ट्रांग है, वही लोग जाते हैं बैटल करने के लिए या फाइट करने के लिए या वॉर में। तो आपको ये समझ में आ गया। रिलीजन की तरफ बढ़ते हैं, तो रिलीजन अर्ली वैदिक एज में बहुत ही नेचर को पूजा करते थे। जैसा हमने पहले ही देखा था कि इंद्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे गॉड हुआ करते थे अर्ली वैदिक एज में। उसके बाद सेकंड में अग्नि, फिर वरुण, तो वो थर्ड में थे, और फोर्थ सोमा। तो ये थे सारे अर्ली वैदिक गॉड्स। लेटर वैदिक एज में जब हम आते हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे उस टाइम पे अर्ली वैदिक एज में, उनका स्तर थोड़ा नीचे हो गया। कुछ नए गॉड्स या पहले जो माइनर गॉड्स थे वो ऊपर आ गए, जैसे रुद्र, जैसे विष्णु, वो सारे गॉड्स, उनका प्रोमिनेंस ज्यादा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम अच्छे से इन मोर डिटेल विल सी एवरीथिंग अबाउट द लेटर वैदिक एज, और लास्ट में हम कंपैरिजन चार्ट भी देखेंगे, और फाइनली वो 2024 का जो क्वेश्चन इस साल जो बेसिकली सैटरडे को जो क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। बेसिकली वील सी कि क्या लिखा जा सकता है। तो लेटर वैदिक कल्चर को हम समझते हैं। सबसे पहले लेटर वैदिक सोसाइटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम इसको समझ लें। अगर इसको समझ जाएंगे तो धीरे धीरे बाकी सब भी इजीली समझने लगेंगे। तो अर्ली वैदिक एज की पहले बात करता हूं, तब मैं लेटर वैदिक एज को इजीली आपको बता पाऊंगा। तो अर्ली वैदिक एज, यहां पे क्या होता था, यहां पे एक वर्ण सिस्टम था। पर याद रखिएगा, ये जो वर्ण सिस्टम था ये रिजिड नहीं था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आप किसी भी वर्ण में पैदा हुए हैं तो आपका वर्ण चेंज हो सकता है। आई नो दिस साउंड्स वेरी कंफ्यूजिंग, लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू।
लेट मी मेक इट ईजी फॉर यू। वर्ण, पहले इस शब्द को समझते हैं। वर्ण मतलब कलर, और वर्ण मतलब ऑल्सो द ऑक्यूपेशन, आप जो काम करते हैं वो वर्ण होता था अर्ली वैदिक एज में। तो वर्ण मतलब बेसिकली वर्णन, वर्णन मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपका कोई वर्ण है, उससे पता चलता है आपका डिस्क्रिप्शन, कि पहले तो आपका कलर क्या है। तो जो लोग आर्यंस थे वो गोरे थे, ओके, तो इससे पता चलता है कि आप आर्यन हो या नहीं, तो कलर पता चलता है। सेकंड चीज जो वर्ण से पता चलती है वो है ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, वो पता चलता है फ्रॉम द वर्ड वर्ण। तो तब क्या होता था अर्ली वैदिक एज में, आप जिसके घर में पैदा हुए हैं तो आपका वर्ण वही नहीं होगा जो आपके फैमिली का है। अगर आप चाहे तो एज पर योर ऑक्यूपेशन आप अपने वर्ण को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब वर्ण क्या क्या थे हम पहले देखते हैं। एक था ब्राह्मण वर्ण, ओके, उसके बाद क्षत्रिय भी थे, उसके बाद होते थे वैश्यज, और होते थे शूद्रस, ठीक है। तो ये चार होते थे तब। अब जो पढ़ाई में अच्छे थे, जिनको पढ़ाई करना अच्छा लगता था, जिनकी नॉलेज ज़्यादा थी, वो होते थे ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण में वो आ जाते थे। जो फाइट्स करते थे अच्छा, जो वॉरियर टाइप के थे, वो होते थे क्षत्रिय, उनका वर्ण क्षत्रिय था। जो स्किलफुल काम करते थे, क्राफ्ट्समैन थे, या खेती करते थे, या ट्रेड करते थे, वैसे जो लोग थे वो वैश्य में थे। और जो बाकी तीनों वर्णों का सेवा करते थे तो वो बनते थे शूद्र, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण्स थे, उनके नीचे क्षत्रिय, या उनके नीचे वैश्य, उनके नीचे शूद्र, वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल जो डिवीजन था वैसा नहीं था, अभी जैसा हम देखेंगे थोड़ी देर में, वैसा नहीं था। ये था आप यहाँ से वहाँ जा सकते थे। सपोज अगर आपको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है तो आप बन गए ब्राह्मण, ठीक है। आपने कुछ साल पढ़ाई वढ़ाई की, आपने बहुत सही से आपको नॉलेज मिल गया, पर एट सम पॉइंट आपको मिड लाइफ क्राइसिस हो गया, आपको लगता है कि पढ़ाई तो मेरे से अब नहीं होगी, तो आपको लगता है कि मुझे सेवा करना अच्छा लगता है, तो आप बन जाओगे शूद्र उसके बाद, और आप सेवा करोगे बाकी तीन वर्णों का। तो वैसा था। तो सोशल मोबिलिटी थी, बेसिकली आप अपने सोशल स्टेटस को यहाँ से वहाँ चेंज कर सकते थे, वर्ण को चेंज कर सकते थे, उसी को सोशल मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये था अर्ली वैदिक टाइम्स में। अब हम देखते हैं कि लेटर वैदिक टाइम्स में क्या हो गया। तो लेटर वैदिक टाइम्स में हो गया एक रिजिड वर्ण सिस्टम, जिसको कास्ट सिस्टम भी बोलते हैं। व्हाट वाज दैट? ऐसा, ठीक है। ये हायरार्की है, इसलिए हमने एक ट्राइंगल बनाया है। तो यहां पे हायरार्की में सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण्स, ओके, फिर क्षत्रियज, फिर वैश्यज, और एंड में शूद्रज। अब ये क्या हुआ, ये जो हायरार्किकल सेटअप था ये रिजिड था। इसका मतलब आपने अगर जन्म लिया है किसी ब्राह्मण के घर में, तो आप अपने पूरे लाइफ के लिए ब्राह्मण ही हो गए। चाहे आपको पढ़ाई करना पसंद हो ना हो, डज नॉट मैटर, बट यू आर स्टक विथ बीइंग अ ब्राह्मण, आप ब्राह्मण ही रहेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ही डरपोक है, पर आप एक वॉरियर के फैमिली में पैदा हुए हैं, तो आप क्षत्रिय ही होंगे। डज नॉट मैटर कि आप डरपोक है, आप कभी कहीं पे जंग में जा ही नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट फाइट विथ एनीबडी, देयर इज नो बैटल यू कैन फाइट, पर आप क्षत्रिय ही रहेंगे क्योंकि आप पैदा हुए हैं उस फैमिली में। तो आप समझ सकते हैं कि ये रिजिडिटी कैसे आ गई अब, ओके। तो ये रिजिड हो गया। अब अगर कोई शूद्र के फैमिली में पैदा हुआ है, तो नो मैटर वो कितना भी टैलेंटेड हो, उसको शूद्र ही रहना पड़ेगा। उसका काम यही होगा कि वो बाकी सारे वर्णों का, बाकी तीनों वर्णों का वो सेवा करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम विद द रिजिड कास्ट सिस्टम। और इससे क्या हुआ, ये हायरार्की एक बन गई। तो हायरार्की मतलब सबसे ऊपर जो होंगे, सबसे रेस्पेक्टेड जो होंगे, वो होंगे ब्राह्मण्स, उनके नीचे आएंगे क्षत्रिय,
तो क्षत्रिय बेसिकली ये दान दक्षिणा देंगे ब्राह्मण को और ये रूल करेंगे बाकियों के ऊपर। उसके बाद वैश्य जो अपना क्राफ्ट्स का काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, वो सब करेंगे और इनका काम होगा सर्व करना क्षत्रियस को और ब्राह्मण्स को, पर नॉट द शूद्रस, क्योंकि शूद्र सबसे नीचे आते हैं और उनका काम है सबकी सेवा करना। ओके, दैट वाज द स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम या वर्ण स्ट्रक्चर जो बन गया रिजिड। एंड वो आप कुछ भी आपका टैलेंट हो डज नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट और आपके बर्थ के हिसाब से ही आपको दे दिया जाता है। आपके पैदा होते ही आपका डिसाइड हो जाता है कि ये आपका कास्ट या वर्ण होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हम थोड़ा पीपीटी देखते हैं, थोड़ा डिटेल्स में सोसाइटी को समझते हैं। ठीक है, तो वर्ण जो था वो रिजिड कास्ट सिस्टम हो गया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक आश्रम का कल्चर भी था, बेसिकली ब्रह्मचार्य। तो आप जब यंग होते हैं एडोलेसेंट पीरियड तक तो आप ब्रह्मचर्य लेते हैं उसमें, तो बेसिकली आप पढ़ाई करते हैं। ओके, दैट इज ऑल, दैट इज ब्रह्मचर्य। उसके बाद आप शादी करते हैं तो गृहस्थ आप लेते हैं, गृहस्थ आश्रम उसको बोलते हैं। फिर गृहस्थ आश्रम के बाद वनप्रस्थ होता है, तो इसमें आप सेमी या पार्शियल एक जो रिटायरमेंट लेते हैं फ्रॉम द फैमिली लाइफ, तो वो वनप्रस्थ होता है। एंड फाइनली होता है संन्यास। संन्यास में आप कंप्लीटली छोड़ देते हैं जो मटेरियल लाइफ है उसको। ठीक है, इसको वर्णाश्रम धर्म सोसाइटी भी कहा जाता है, इसलिए लेटर वैदिक एज को इसका मतलब बोला जाता है कि वर्णाश्रम धर्म सोसाइटी है वो। ओके, तो जो महिलाओं का स्तर था वो बहुत ही गिर गया सोसाइटी में इस समय, और हमें कुछ रेफरेंसेस मिलने लगे सती के और चाइल्ड मैरिज के, जो हमें अर्ली वैदिक एज में नहीं मिला करते थे। क्यों? क्योंकि विमेन का जो पोजीशन है बहुत अच्छा था। अब विमेन का पोजीशन क्यों खराब हुआ? अगर आप सोचे इस बात को, जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल हो गई। अब जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है वहाँ पे बेसिकली फिजिकली डिमांडिंग काम है वो हल चलाना, राइट? गर्मियों में खेत में हल चलाना वो बहुत फिजिकली डिमांडिंग काम है, तो महिलाएं उसको नहीं कर सकती है, पुरुष करने लगे उसको। तो जब पुरुष बेसिकली प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसलिए ये समझा गया कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए महिलाओं का स्तर बहुत कम हो गया लेटर वैदिक सोसाइटी में, राइट? पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जब पशुपालन करते थे अर्ली वैदिक एज में तो महिलाएं भी योगदान देती थी, वो दे पाती थी, इसलिए अब यहाँ पे वो नहीं दे पा रही है योगदान, तो इसलिए उनका स्तर ही नीचे कर दिया गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस कम हो गया अभी, और हमें सती और चाइल्ड मैरिज के रेफरेंस भी मिलते हैं इस टाइम से। ठीक है, एक गोत्र का इंस्टीट्यूशन भी निकलने लगा इस टाइम पे, ये नया नया इसी समय आया था। गोत्र का बेसिकली मीनिंग यही था कि वो एक जगह होता था जहाँ पे जो पूरा क्लैन था वो अपने गायों को बांधते थे, पहले वो हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका मीनिंग ये होने लगा कि आप सेम एंसेस्टर के डिसेंट हो। बेसिकली कुछ ऋषि या कश्यप, फिर और वैसे बहुत सारे ऋषिस थे, तो गोत्र उन्हीं के नाम से होने लगा। तो इसका मतलब अगर आपका गोत्र कश्यप है तो मतलब आप उस ऋषि के डिसेंडेंट हैं, आप उस ऋषि के जो फैमिलीज थे आप उसी के पार्ट है, उसी के डिसेंडेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी के बारे में। जैसा मैंने बोला कि पेस्टोरल सोसाइटी थी अर्ली वैदिक एज में, अब बन गया है एग्रीकल्चर, और लैंड जो था वो कम्युनली ओन्ड था लेकिन रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी। तो जैसा मैंने बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ करता था लैंड, ठीक है, पूरी कम्युनिटी जो है, पूरा ग्रुप जो है उसको ओन करता था, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो है वो उसका एक रिकॉग्निशन आने लगा था। लोग समझने लगे थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये इलाका हमारा है, ऑल्दो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तब भी नहीं आया था। लार्जली रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटीज के बारे में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि इसी चैनल में आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो आप देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने अर्बन सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। पर अभी लेटर वैदिक सोसाइटी में अभी भी वो अर्बन जो कल्चर्स थे वो आए नहीं थे। ठीक है, अब भी वो लार्जली रूरल ही था। ओके, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि क्यों कोई सेंटर अर्बन बन जाता है और बाकी सारे रूरल रह जाते हैं, एंड व्हाट वाज द बेसिकली पॉइंट ऑफ सम प्लेसेस बीइंग रूरल एंड सम सेंटर बीइंग अर्बन। तो बेसिकली उन रूरल सेंटर्स का काम ही यही था टू सर्व द अर्बन सेंटर। ठीक है, पर यहाँ पे अर्बन सेंटर कुछ भी नहीं है लेटर वैदिक एरिया में, लेटर वैदिक एज में।
तो हम सिर्फ रूरल एरियाज ही देखते हैं, रूरल सोसाइटी ही देखते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको काफ़ी मेटल्स का ज्ञात हुआ करता था उस समय। टिन, लेड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ब्रोंज एंड कॉपर, तो ये सब उनको पता था। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आयरन, ठीक है, लोहे का, ठीक है, लोहे के बारे में इनको पता था, ठीक है। और हमको काफ़ी सारे लेटर वैदिक टेक्स्ट में इसका एक वर्णन भी मिलता है लोहे के बारे में, अबाउट आयरन, ठीक है। इसको बोलते थे कृष्ण आयस या श्याम आयस। तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण या श्याम का मतलब है डार्क, काला, ओके। तो वो आयस का मतलब होता था मेटल, तो वो जो मेटल जो डार्क है वही है कृष्ण आयस, श्याम आयस, मतलब वो आयरन है। तो इसके काफ़ी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं हमको लेटर वैदिक एज में, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ आर्यन कल्चर हैपेंड ड्यू टू यूज ऑफ आयरन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे देखा था ना इस मैप में, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से वो जब आए थे इधर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, तो यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत थे। अब फॉरेस्ट को क्लियर करने के दो ही उपाय हैं, या तो फॉरेस्ट को जला दो या आप फॉरेस्ट को काटो। बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पे हमें पता चलता है कि काफ़ी सारे फॉरेस्ट को बर्न कर दिया गया था कि वो जगह क्लियर हो जाए जहाँ पे वो सेटल कर सके। और बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी है लेटर वैदिक पीरियड में कि आयरन का इस्तेमाल करके फॉरेस्ट को क्लियर करा गया था। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आयरन की वजह से कैसे एक्सपेंशन हुआ आर्यन कल्चर का। क्योंकि जब उन्होंने उस जगह से किसी और जगह में मूव किया, बेसिकली इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में वो लोग जब आए, तब उन्होंने दे वर एबल टू क्लियर द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द आयरन। और नॉट जस्ट दिस पार्ट ओनली, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स कि कैसे मगध बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन के आया। तो फॉर ऑल ऑफ दिस आयरन ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम मूव करते हैं, थोड़ा सा और इकोनॉमी के बारे में देखते हैं कि जो यहाँ पे बार्टर सिस्टम का बहुत इस्तेमाल हुआ करता था। हमने देखा था अर्ली वैदिक टाइम्स में भी बार्टर सिस्टम का काफ़ी यूज़ हुआ करता था, यहाँ पर भी। लेकिन निष्का जो गोल्ड कॉइन्स है उनका भी इस्तेमाल हुआ करता था, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट होता था। क्योंकि अगर आप देखिए बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, अगर मेरे को चाहिए सपोज गेहूँ, सपोज 2 किलो गेहूँ चाहिए मुझे, ओके, और अगर मैं गेहूँ लेने जाता हूँ, जिनके पास गेहूँ है सपोज उनको चाहिए मे बी टमाटर, मेरे पास टमाटर है ही नहीं देने के लिए, तो मैं क्या करूँ? तो फिर तो मुझे गेहूँ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स यूज़ करने का स्टार्ट किया। तो बेसिकली निष्का बोलते थे उसको, गोल्ड कॉइन्स को। तो दे स्टार्टेड यूजिंग दैट, ठीक है। पर प्राइमरीली बार्टर सिस्टम ही चल रहा था उस समय, ठीक है। तो दिस वाज नॉट यूज्ड, निष्का वाज नॉट यूज्ड एज अ करेंसी, बट फॉर कन्वीनियंस वो यूज कर लेते थे, ठीक है। लैंड वाज स्टिल कम्युनली ओन्ड बट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी, ये तो हमको पता ही चल गया है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स ये मैंडेटरी हो गया था। ये जैसा मैंने आपको बोला कि पहले ये वॉलंटरी था, अगर मन किया मेरे को तब मैं राजन को दूंगा बलि, बेसिकली टैक्स। तो यहाँ पे ये जो बलि था ये हो गया मैंडेटरी, कंपलसरी, कि मैं प्रोटेक्शन करूंगा इस टेरिटरी की, उसके लिए मुझे चाहिए टैक्स, आपसे बलि चाहिए, फाइन। और उसके बाद बलि बिकेम अ रेगुलर टैक्स कलेक्टेड बाय बलि साधक। तो कभी आपको पूछ सकता है कि बलि साधक का काम क्या था लेटर वैदिक एज में या वैदिक एज में, तो आप बता सकते हैं कि उसका काम था बलि, बेसिकली टैक्स को कलेक्ट करना, इसलिए उसका नाम था बलि साधक। ओके, काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर टर्म्स लाइक बलि साधक एंड वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते थे, क्योंकि फंक्शंस भी पूछे जाते हैं। मोस्टली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद पॉलिटी कैसी थी लेटर वैदिक पीरियड में? अब जो ये चीफ हुआ करता था राजन, तो उसको सिलेक्ट करते थे समितिज या ट्राइबल असेंबलीज। तो वो जो ऑफिस था वो मोनार्कियल हो गया और ऑलमोस्ट हेरिडिटरी हो गया, ठीक है। तो राजा का बेटा राजा बनने लगा, मोनार्की आ गई वहाँ पे, ठीक है। पहले पूरा जो असेंबली था, ट्राइबल असेंबली, वो लोग सब ऐसे बैठते थे मिलके, डिसाइड करते थे कि अब हम सिलेक्ट करेंगे हमारे राजन को। पर अब ऐसा नहीं होता था, राजन पावरफुल हो गया तो वो बोलता है कि मेरा बेटा ही बनेगा नेक्स्ट राजन,
तो वैसा हो गया। तो ये जो असेंबलीज की अथॉरिटी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, और ये विधाता जो एक असेंबली था वो तो कंप्लीटली गायब ही हो गया, ठीक है, वो बिल्कुल गायब हो गया। अभी सभा समिति ये होने लगी, दोज वर देयर, पर विधाता कंप्लीटली गायब हो गया था इस टाइम पे। एक ब्यूरोक्रेसी इवॉल्व होने लगी। पहले क्या होता था अर्ली वैदिक टाइम्स में, तब जब राजन था उसको काफ़ी सारे ये जो समितिज थी, सभास थी, गण और फिर विधाता, ये उसको काफ़ी सारा एडवाइस देते थे कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने सिलेक्ट किया था। तो राजन सुनता भी था उनके बारे में, वो जो एडवाइस देते थे उनकी सुनता था वो राजन। और काफ़ी सारे इंटेलिजेंट लोग मिलके सलाह देते थे राजन को। पर फिर क्या हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि उनका जो इंपॉर्टेंस था उन ट्राइबल असेंबलीज का वो कम हो गया। तो अब क्या था, एक ब्यूरोक्रेसी इवॉल्व होने लगी। ब्यूरोक्रेसी मतलब राजन क्या करता था, कुछ लोगों को ऑफिशियल्स बना देता था, जैसे बलि साधक के बारे में हमने देखा अभी, जिसका काम था टैक्स कलेक्ट करना। तो वैसे काफ़ी सारे ऑफिशियल्स थे। तो राजन क्योंकि खुद सब कुछ नहीं देख सकता था, तो वो कुछ ऐसे ऑफिशियल्स को अपॉइंट करके उनको काम देता था, अलग अलग डिवाइड कर देता था कि आपका काम है टेरिटरी को देखना, आपका काम है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या मेरे अगेंस्ट कंस्पिरेसी कर रहे हैं वो देखना, आपका काम है टैक्स कलेक्ट करना। तो ऐसे डिवाइड कर देता था काम। तो वही था ब्यूरोक्रेसी। धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी इवॉल्व होने लगी इस टाइम पे। और जो वार्स होती थी अब काउज के लिए नहीं होता था, पशुओं के लिए नहीं होता था, बेसिकली टेरिटरीज के लिए होने लगा। क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर टेरिटरी है, आप एक जगह में रहने लगे हैं, तो वो इलाका आपका हो गया है। तो अब फाइट्स होगी उस इलाके को लेके, ना कि आपके पशुओं को लेके। क्योंकि अगर आपका एक इलाका है तो दूसरा जो इलाका है, साइड का इलाका या कहीं और का इलाका, वो आके वहाँ के लोग चाहेंगे कि ये जो टेरिटरी है इसको भी हम अपने अंदर संभालें, तो हमारा इलाका बड़ा हो जाएगा या बड़ा टेरिटरी अपना हो जाएगा। तो ये एक मोटिव हुआ करता था। दैट इज द रीजन वाई अभी प्राइमरीली वॉर्स होने लगी, ना कि पशुओं की चोरी के लिए, ठीक है। और किंग डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडिंग आर्मी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टैंडिंग आर्मी तब भी अर्ली वैदिक एज में भी नहीं होती थी, अब भी नहीं होती है, ठीक है। तो अभी जो बेसिकली आर्मी थी लेटर वैदिक एज में, वो जो उस कबीले में स्ट्रॉन्ग लोग थे उन्हीं को लेकर वॉर के टाइम जाते थे राजा और फाइट करते थे, ठीक है। फिर रिलीजन को अगर हम देखें तो ऋग्वेदिक टाइम में हमने देखा इंद्र, अग्नि, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अब ऋग्वेदिक गॉड्स का इंपॉर्टेंस कम हो गया, ठीक है। तो अब क्या, प्रजापति एक गॉड थे, द क्रिएटर, वो बन गए सबसे बड़े गॉड। पहले इंद्र हुआ करते थे, रिमेंबर, पुरंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, वो हुआ करते थे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड, पर अब बन गए प्रजापति। विष्णु जो है प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, ये भी एक इंपॉर्टेंट गॉड बनकर निकले इस समय। एंड रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स, सो इन अ वे दैट इज शिवा, ही ऑल्सो बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट गॉड। आइडोल्टरी स्टार्ट्स, तो हम अगर देखें ऋग्वेदिक पीरियड में, उस टाइम मंदिरें नहीं होती थी, फिर मूर्तियां नहीं होती थी, नेचर की पूजा होती थी। पर अब इस समय लेटर वैदिक एज में मूर्तियां होने लगी, आइडोलेट्री स्टार्ट्स। और रिचुअल और सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने लगे। हमने देखा था अर्ली वैदिक एज में रिचुअल्स नहीं थे, सैक्रिफाइस इतना कुछ होता नहीं था उस समय, पर अब रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। रिचुअल्स बेसिकली ये आपको दान देना पड़ेगा, ये सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, तो ये बहुत होने लगा लेटर वैदिक एज में, ठीक है। और फिलोसॉफिकल डायमेंशंस ऑफ रिलीजन स्टार्टेड इमर्जिंग। अब इसके बारे में, जो फिलोसॉफिकल डायमेंशंस है रिलीजन का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे कि फाइनली हम देखते हैं कि जैनिज्म, बुद्धिज्म भी निकला, ठीक है। पर बेसिकली ये इसी समय लेटर वैदिक एज के एंड में तब शुरू होने लगा ये। अब ये क्यों शुरू होने लगा, लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो हमने पढ़ा कि 4 वेद थे, ठीक है, 4 वेदास। अब वेदास का क्या होता है, इनके और भी कुछ टेक्स्ट्स होते थे। तो हर वेदा का अपना होता था एक, हर वेद का होता था अपना एक ब्राह्मणा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वेद जो थे सारे वो श्लोक के रूप में लिखे गए थे। अब ब्राह्मणा में क्या था, ब्राह्मणा में बेसिकली इसका एक प्रोज लिखा जाता था, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से समझने के लिए प्रोज में इसको लिखा जाता था तब, ओके। तो ये था ब्राह्मणास, ओके। और हर वेद का ब्राह्मणास तो था, उसके बाद अरण्यकास भी था,
आई एम सॉरी अबाउट द स्पेलिंग हियर। तो अरण्यकाज भी हुआ करते थे हर वेद का, ठीक है, अरण्यकाज, ओके, और उपनिषद होते थे। ये उपनिषद ही है जहां से फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लोग क्वेश्चन करने लगे। पहले क्या होता था कि जो कुछ ब्राह्मण ने बता दिया, जो कुछ लिखा है वेदों में, बस वही है। उपनिषद से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई, फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस एक स्टार्ट हुआ जो लेटर वैदिक एज में एंड की तरफ स्टार्ट हुआ। और उसी से हम देखेंगे कि काफ़ी सारे हेटेरोडॉक्स टेक्स्ट सेक्ट्स जैसे कि आजीविकाज, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म, वो सब सॉरी जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकाज, ये सारे शुरू हुए यहाँ से ही, ठीक है। तो ये उपनिषद के कारण ही ऐसी फिलोसॉफिकल थॉट्स आने लगी लोगों के मन में। फाइन, तो रिलीजन भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ टेबल, क्योंकि ऐसे टेबल बना के जब पढ़ते हैं हमें याद रहता है। और ये जो क्वेश्चन जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, तो वो क्वेश्चन हम दो तरीके से आंसर कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सेकेंड वे इज हम उसको टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड ऋग्वेदिक एज का क्या था, 1500 टू 1000 BC, और लेटर वेदिक का 1000 से 500 BC, तो वो था टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसके बाद अगर पॉलिटी को देखें, ऋग्वेदिक एज में पॉलिटी क्या थी, जो चीफ था उसको सिलेक्ट किया जाता था, और लेटर वेदिक में वो हेरिडिटरी किंगशिप बन गया। जो वॉर्स होती थी वो प्रोटेक्शन ऑफ काउज के लिए होती थी, और यहाँ पे एक जो है टेरिटरीज के लिए फाइट किया जाता था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि राष्ट्र जो है, ये वर्ड सबसे पहले इसी टाइम पीरियड में आया। इससे पहले राष्ट्र नहीं था। पर राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि अभी एक फिक्स टेरिटरी होने लगी, तो राजा जो था, राजन, खुद को वो सम्राट बोलने लगा, और साम्राज्य को वो संभालता है, उसने ऐसा बोला। तो ये राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, ये लेटर वैदिक पीरियड में आने लगा इसके लिए, ठीक है। एज ऑफ जनाज हमने देखा था, ट्राइब्स जो थी, एक पूरा मैंने फ्लोचार्ट आपको दिखाया था कि सबसे नीचे फैमिली होता था, सबसे ऊपर जना होता था। तो जना बेसिकली ट्राइब हुआ करता था अर्ली वैदिक एज में, तो वो एज ऑफ जनाज था। यहाँ पे क्या हो गया, जनपद हो गया। जनपद क्या है सर, तो जनपद ये है कि जब ये काफ़ी सारे ट्राइब्स एक साथ एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, तो वो बन जाता है जनपद। और हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये जनपद कैसे महाजनपद बनते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। पर ये जो है लेटर वैदिक पीरियड, यहाँ पे ये जनपद बन जाते हैं। जन जो ट्राइब है, काफ़ी सारे ट्राइब मिल जाते हैं, बन के वो जनपद बनते हैं, ओके। ट्राइबल असेंबलीज जो थे, वो राजन जो चीफ था, ट्राइबल चीफ था, उसके पावर को लिमिट करते थे। क्यों, क्योंकि वो सिलेक्टेड था, तो जो मन है उसका वो वही नहीं कर सकता था। ट्राइबल असेंबलीज अपना एडवाइस देती थी कि हे राजन, तुम ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, ओके। तो वो एडवाइस करती थी और पावर को लिमिट करते थे। पर यहाँ पे क्या हुआ, ट्राइबल असेंबलीज बिकेम सबऑर्डिनेटेड टू द किंग। आई एम श्योर आपको दिख तो नहीं रहा होगा, पर यहाँ पे जो ये वर्ड है, बिकेम सबऑर्डिनेटेड टू द किंग, इसका मतलब वो ट्राइबल असेंबलीज जो है वो किंग के नीचे आ गई, ठीक है। वो जो चीफ राजन वो ऊपर आ गया और ट्राइबल असेंबलीज नीचे आ गई, ठीक है। तो इसी का मतलब है सबऑर्डिनेटेड, ओके। और फिर हम देखते हैं ऋग्वेदिक एज में टैक्सेस नहीं थे, वॉलंटरी ऑफरिंग्स थी बलि के नाम पे। तो लेटर वैदिक एज में वो प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम डेवलप्ड होने लगा। यहाँ पे डेवलप्ड लिखा है टैक्सेशन सिस्टम, उसके बाद जो शब्द लिखा है वो है डेवलप्ड। तो धीरे धीरे टैक्सेशन सिस्टम डेवलप होने लगा। हमने देखा बलि साधक एक ऑफिसर था जिसका काम ही था टैक्स कलेक्ट करना। तो इसके बाद अगर हम सोसाइटी को देखें, तो सोसाइटी में क्या था कि रिजिड वर्ण सिस्टम तो बिल्कुल नहीं था उस समय। सोशल मोबिलिटी पॉसिबल था कि एक आपका अगर कोई वर्ण है तो उससे आप अपना वर्ण चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेशन दैट यू डू। आप जो काम करते हैं उससे चेंज हो जाता है। पर लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, वर्ण सिस्टम बहुत रिजिड हो गया। तो आप एक वर्ण से या एक कास्ट से दूसरे कास्ट में जंप नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो आपका ऑक्यूपेशन कोई और हो। अगर आपने अपना ऑक्यूपेशन चेंज भी कर लिया तब भी वो आपका जो वर्ण है, आपका कास्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो रिजिड एक सिस्टम हो गया और वर्ण हायरार्की हो गई कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे, फिर वैश्य होंगे एंड फिर शूद्र होंगे सबसे नीचे। तो सोशल मोबिलिटी जो है वो बंद हो गई, वो खत्म हो गई बिल्कुल। अभी ऋग्वेदिक एज में वुमेन हैड इक्वल राइट्स
एंड एक्सेस टू ट्राइबल असेंबलीज, वो मैंने पहले ही ऋग्वेदिक एज वाले क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ जो है हमने देखा कैसे वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया, दे लॉस्ट एक्सेस टू ट्राइबल असेंबलीज। मैंने बोला भी है आपको इसी लेक्चर में कि क्यों उनका स्टेटस कम हो गया। सो आई होप यू रिमेंबर दैट। उसके बाद ऋग्वेदिक टाइम में वुमेन को एजुकेशन भी दिया जाता था, वो पढ़ सकती थी, पर यहाँ पे क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में बस कुछ ही ऐसी महिलाएं थी जिनको एजुकेशन प्राप्त होती थी। ओके, ओनली फ्यू वुमेन रिसीव्ड एजुकेशन। ऋग्वेदिक एज में हमने देखा कि सती प्रथा नहीं थी, चाइल्ड मैरिज नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस थी विडो रीमैरिज की, विच इज अ गुड थिंग, राइट। पर यहाँ पे अगर हम देखें लेटर वैदिक एज में, तो चाइल्ड मैरिज के रेयर इंस्टेंसेस और सती प्रथा के भी जो रेयर इंस्टेंसेस वो दिखने लगे, और विडोज जो है उनको मैरिज का परमिशन नहीं था, दे वर नॉट अलाउड टू मैरी इन द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, इकोनॉमी अगर हम देखें तो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया है हमने। तो ऋग्वेदिक एज का इकोनॉमी जो था वो पेस्टोरल हुआ करता था, पशुपालन करते थे। लेटर वैदिक एज में वो चीफ ऑक्यूपेशन जो था वो बन गया एग्रीकल्चर एंड नॉट पशुपालन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। कैटल जो था वो चीफ मेजर ऑफ वेल्थ था, क्योंकि सारे वॉर्स कैटल के लिए ही होते थे पहले, तो कॉन्सेप्ट नहीं था कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी का। लेटर वैदिक एज में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे लैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर हो गया वेल्थ का। ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट तो नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, लेकिन जो कम्युनली ओन्ड प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ठीक है, ऋग्वेदिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉलेज नहीं था आयरन का। यहाँ पे आयरन फेस कल्चर बोला जाता है इसको, क्योंकि आयरन के ही वजह से काफ़ी सारा एक्सपेंशन आर्यंस का हुआ। ठीक है, फिर रिलीजन के बारे में जब हम देखते हैं ऋग्वेदिक एज में नीदर टेम्पल नॉर आइडल वर्शिप, ऑफ कोर्स वो हमने देखा ही था पहले। यहाँ पे लेटर वैदिक एज में आइडल्ट्री हो गई और यहाँ पे टेम्पल वर्शिप भी स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस, ऋग्वेदिक टाइम में नेचुरल फोर्सेस को ये लोग वर्शिप करते थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोमा। सोमा ये ए है, हाँ, साम नहीं है, सोमा। ठीक है, तो वो सोम रस के बारे में हमने देखा था पहले। तो ये जो थे ये प्राइमरी डेटीज हुआ करते थे ऋग्वेदिक एज में। लेटर वैदिक एज में क्या हो गया कि छोटे छोटे जो डेटीज थे ऋग्वेदिक टाइम में और कुछ नए डेटीज वो बन गए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रुद्र, प्रजापति और विष्णु। उसके बाद रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था ऋग्वेदिक टाइम में। लेटर वैदिक टाइम में लेकिन सैक्रिफाइस और रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, फोकस्ड ऑन द सेंट्रलिटी ऑफ द कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस। ओके, क्योंकि ब्राह्मणों का स्तर बहुत बढ़ गया लेटर वैदिक एज में, तो उन्होंने बोला कि आप जितना सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही आपको धन मिलेगा, वेल्थ मिलेगा, उतना ही पावर मिलेगा। और कोई भी अगर इच्छा हो, बेसिकली मटेरियलिस्टिक इच्छा या इच्छाएं ही होती थी, हमने देखा था ऋग्वेदिक टाइम में भी, लेटर वैदिक टाइम में भी मटेरियलिस्टिक इच्छाओं के लिए ही यज्ञ होते थे, सैक्रिफाइसेस होते थे एंड रिचुअल्स किया जाता था। ओके, तो इसके बाद अगर हम देखें 2024 बेसिकली सैटरडे को जो एग्जाम हुआ GS1 पेपर का पहला क्वेश्चन ये था जो मैंने आपको पहले ही दिखाया, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है कि जो चेंजेस हुई सोसाइटी में और इकोनॉमी में ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड में, तो वही आपको पूछा गया है, बस वही बताना है आपको। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हम 3 स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आंसर्स लिखते हैं मेंस में, दैट इज इंट्रो पहले लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। तो इंट्रो में आप क्या लिख सकते थे, बहुत ही सिंपल इंट्रो आप लिख सकते थे। बेसिकली आप टाइम पीरियड को अगर मेंशन कर दें, दैट इज ऋग्वेदिक एज का टाइम पीरियड 1500 से 1000 BCE में था और लेटर वैदिक का 1000 से 500 BCE। अगर आप टाइम पीरियड लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो एनफ फॉर द इंट्रोडक्शन इन दिस क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आपको पूछा गया है, देखिए फिर से, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले हम सोसाइटी के बारे में लिख लेते हैं। सोसाइटी को हम अगेन इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, टेबल, या तो आप पहले सोसाइटी एक हेडिंग देंगे, उसके बाद आप ऋग्वेदिक अलग से और लेटर वैदिक अलग से आप हेडिंग देके लिख सकते हैं। पर मेरा मानना है कि अगर आप, क्योंकि ये 10 मार्क का ही क्वेश्चन है और पेजेस आपको 2 ही मिलते हैं, तो आप अगर ऐसे टेबल बना के लिख देंगे तो इवैल्यूएटर के लिए बहुत ईजी होगा ये समझना कि आपने सब कुछ कवर किया है। ठीक है, ये वही टेबल है जो अभी हमने पढ़ा था कंपैरेटिव एनालिसिस में। ठीक है, तो आप पॉज करके इस टेबल को पढ़ सकते हैं, एग्जैक्टली सेम टेबल है। आप अगर इतने पॉइंट्स लिख रहे हैं सोसाइटी के अंदर तो काफ़ी है।
फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपको पूछा गया था इकोनॉमी के बारे में। देखिए क्वेश्चन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के बारे में आप यहाँ पे यही टेबल जो अभी हमने पढ़ा उसी टेबल को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। अगेन जैसा मैंने बोला कि इकोनॉमी हेडिंग देके आप पहले ऋग्वेदिक उसकी इकोनॉमी बताएंगे, फिर लेटर वैदिक उसकी इकोनॉमी बताएंगे, वैसे भी लिख सकते हैं या ऐसे टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना कर देते हैं आपका आंसर इधर ही हो जाता है। यू हैव एड्रेस्ड एवरीथिंग इन द बॉडी इटसेल्फ। फिर मैंने आपको दिखाया कि कंक्लूजन भी लिखना होता है, तो कंक्लूजन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर वर सम सिमिलैरिटीज एंड सम चेंजेस इन द लेटर वैदिक एंड ऋग्वेदिक सोसाइटी एंड इकोनॉमी एज हैज बीन रिटन अर्लियर, जो आपने ऑलरेडी लिख दिया है, राइट। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसके कुछ ट्रेसेस हमें आज भी सोसाइटी में दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने आपको अर्ली वैदिक वाले क्लास में दिखाया था, जो 2023 में पूछा गया था। व्हाट आर द मेन फीचर्स, देखिए मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। फिर से आपको सोसाइटी पूछा गया था एंड रिलीजन पूछा आपको इस बार। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी, क्या आज भी सोसाइटी में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो वैदिक टाइम्स में हमको मिलते थे? तो वही आपको पूछा है अबाउट सोसाइटी एंड रिलीजन इन द वैदिक टाइम्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते थे? अगेन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, IBC करना है आपको। इंट्रोडक्शन में आप टाइम पीरियड के बारे में लिख देंगे, वही बहुत है। उसके बाद आप लिख सकते हैं अबाउट द सोसाइटी, वही टेबल है जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेटर वैदिक और ऋग्वेदिक स्पेसिफिकली नहीं पूछा, आपको बोला है वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि पहले ऋग्वेदिक में ऐसा था। डोंट राइट द, आई वुड सजेस्ट कि ऐसे टेबल ना बना के अगर आप इसको सेंटेंस वाइज लिखे तो शायद वो ज़्यादा बेटर होगा। आप एक हेडिंग दे दीजिए जैसे कि वैदिक सोसाइटी। ठीक है, बॉडी में आपने इंट्रोडक्शन तो लिख लिया, फिर वैदिक सोसाइटी एक हेडिंग दे दीजिए। उसके अंडर आप लिखिए कि कैसे लेटर वैदिक से बेसिकली वैदिक सोसाइटी में क्या क्या थे, तो वो आप बता दीजिए कि वैदिक सोसाइटी एक समय में वर्ण सिस्टम बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था ऋग्वेदिक टाइम में, जो धीरे धीरे रिजिड वर्ण सिस्टम बन गया था, वो आप लिख सकते हैं। विमेन का जो पोजीशन है वो पहले अच्छा था, फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगा, आप वो लिख सकते हैं। फिर आप वुमेन एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा पहले नहीं हुआ करता था, पर वैदिक एज के एंड के तरफ अगर हम जाएँ तो हमें दिखता है इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रथा। ओके, तो इंस्टेंसेस ऑफ विडो रीमैरिज भी हमको पहले मिलते थे लेकिन लेटर वैदिक के टाइम पे नहीं मिलते हैं। आप अगर सोसाइटी में इतना लिख देंगे वैदिक सोसाइटी के बारे में, दैट्स इनफ। वैदिक रिलीजन के बारे में भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि पहले तो हमने ऐसा देखा था कि टेम्पल्स या आइडल वर्शिप नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जब हम लेटर वैदिक पीरियड की तरफ जाते हैं तब हम देखते हैं कि आइडल्टरी एंड टेम्पल वर्शिप था। ओके, फिर कौन से गॉड्स थे आप उनके बारे में लिख सकते हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, फिर वरुण, और फिर धीरे धीरे विष्णु, रुद्र, प्रजापति ये होने लगे। रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस पहले नहीं थे, धीरे धीरे होने लगे। आप वैदिक एज के बारे में, वैदिक रिलीजन के बारे में ये लिख सकते हैं। फिर आपको पूछा गया कि डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। अब ऐसे जो फीचर्स वैदिक सोसाइटी में थे आज की सोसाइटी में भी आपको दिखता है कुछ? तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमको रिजिड वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम तो दिखता ही है, राइट। फिर जो स्टेटस ऑफ वुमेन है वो इतना भी अच्छा आज भी नहीं है सोसाइटी में, तो वो हम लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं अबाउट चाइल्ड मैरिज अभी भी प्रिवेलेंट है, काफ़ी जगहों में आप देखते हैं। सती प्रथा ऑफ कोर्स अभी तो नहीं है आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। फिर वुमेन एजुकेशन के बारे में आज भी आप लिख सकते हैं कि काफ़ी सारे महिलाएं ऐसी हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता है। एंड विडो रीमैरिज भी इट इज़ देयर, बट हाउएवर इट्स नॉट दैट प्रिवेलेंट आज के सोसाइटी में, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर रिलीजन के बारे में जब आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि आज भी हम जो लेटर वैदिक एज में आइडल्टरी एंड टेम्पल वर्शिप स्टार्ट हुआ था वो आज भी प्रिवेलेंट है। उसके बाद आप ये जो डेटीज़ थे लेटर वैदिक एज में, जैसे कि विष्णु, रुद्र, बेसिकली शिवा, तो वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस का आज भी बहुत महत्व है जो हमारे करंट सोसाइटी में जो रिलीजन है उसमें। ठीक है, तो वैसे आप आज की सोसाइटी के साथ पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। फाइन, तो
दिस इज द क्वेश्चन एंड कंक्लूड आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि 3500 ईयर्स अगो देयर वाज अ कल्चर विच हैज़ लास्टेड सो लॉन्ग, ऑल्दो इतने सारे इन्वेजन्स हुए, बाहर से काफ़ी लोग आए, कुशान्स आए, शाकाज आए, फिर अरब्स आए, टर्क्स आए, फिर उसके बाद वी हैड यूरोपियंस जिन्होंने इतने साल यहाँ पे राज किया, लेकिन फिर भी जो 3500 साल पहले एक कल्चर स्टार्ट हुआ था वो आज के टाइम पे भी हमें दिखता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टाइम इज कैन बी सीन बेसिकली इवन टुडे। तो वही है, वैसे आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आज का लेक्चर अबाउट लेटर वैदिक एज। हमने अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले हमने कॉम्प्रिहेंसिवली इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कंप्लीट किया था, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा एंड स्टे ट्यून, क्योंकि वेंसडे विल हैव अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एंटायर हिस्ट्री, बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री एज ऑफ नाउ एंड देन मूविंग ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री एज वेल। थैंक यू सो मच।